जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकक 4 रासायनिक बलगत की इंग्लिश में बोलें यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। यदि आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपका के पास कंसेप्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो ये बार बार प्रश्न रिपीट किया गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में, कि उत्प्रेरक किसको प्रभावित करता है। तो आप याद रख लीजिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करता है। क्या करता है? कम करता है। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी को या डेल्टा एच को या साम्यावस्था स्थिरांक के सी या के पी को प्रभावित नहीं करता। तो किसको प्रभावित करता है? सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में फिर से, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन खाली स्थान क्या भरेंगे? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ अथवा घट सकता है। तो आप याद रखिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? वेग प्रभावित होता है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन जिसमें ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होना है वो समान रहता है, यानी अपरिवर्तित। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? थर्ड करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, खाली स्थान क्या भरेंगे? तो आप पढ़े होंगे आर्यन समीकरण, जिसमें हम लोग जानते हैं के बराबर ए ई पावर में ई ए अपान आर टी। क्या लिखते हैं? ई अपान आर टी। तो यहाँ पर ई ए क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। क्या है ये? सक्रिय ऊर्जा। ये ए क्या है? आयनियस फ्रिक्वेंसी फैक्टर, और के क्या है? वेग स्थिरांक, आर क्या है? गैस नियतांक, टी क्या है? तापमान केल्विन में, और ई जो है इसका एंटी लॉग फॉर्म में है। यहाँ ई का कोई नाम नहीं है या कोई सिंबल का मतलब नहीं है, केवल एंटी लॉग फॉर्म बता रहा है। चलिए, तो आपको याद आ गया होगा। तो क्या निर्धारित करते हैं? सक्रिय ऊर्जा किससे निर्धारित की जा सकती है? तो ऑप्शन के अनुसार जाइए, मानक ताप पर वेग नियतांक का निर्धारण करके नहीं, दो तापों पर वेग स्थिरांक का निर्धारण करके। तो आर्यन समीकरण का लॉगरिथम फॉर्म, यानी लाग लेने पर जो फॉर्म आता है, क्या आता है? ln k2 अपान k1 इक्वल टू ई ए अपान आर। ठीक है, ई ए अपान आर, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1 अपान T1 T2। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो डिफरेंट तापमान पर वेग स्थिरांक K1 और K2 है। तो इस तरह से दो तापों पर वेग नियतांक को निर्धारण करके हम सक्रिय ऊर्जा की निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? चित्र 4.1 पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो विकल्प को देखने से पहले ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है? थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं। इसमें दिखाया गया है अभिक्रियक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं या अभिकारक बोलते हैं। यहाँ उत्पाद है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो कुछ यूँ जाता है। आप यूँ जो पहाड़ जैसा देख रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पर पहुँचने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और इसको जितना अमाउंट आप एनर्जी चाहिए, सक्रिय ऊर्जा होती है, कि सक्रिय ऊर्जा जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है, अभिकारक की ऊर्जा जब क्या हो जाती है? सक्रिय ऊर्जा के बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, तभी अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो आपको इस डायग्राम के हिसाब से क्या करना है? ऑप्शन को टिक करना है। तो जब भी उत्पाद अभिक्रियक से ऊपर रहता है, इसका मतलब ये इसकी ऊर्जा अधिक होती है और ये अस्थायी रहेगा। किसकी तुलना में? अभिकर्मक या अभिक्रियक की तुलना में। ठीक है, यदि ये नीचे रहता, अभिकर्मक ऊपर रहता यहाँ और उत्पाद नीचे रहता, तो उत्पाद ज़्यादा स्थायी होता और अभिकर्मक या अभिक्रियक अस्थायी रहता। चलिए, तो अब ऑप्शन में जाइए। अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा E1 प्लस E2 है और उत्पाद अभिक्रियक से कम स्थायी है। तो देखिए, उत्पाद ऊपर है अभिक्रियक से, और सक्रिय ऊर्जा का मान दोनों के योग E1 और E2 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। और चारों ऑप्शन देखने के लिए आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। और दूसरा, तीसरा, चौथा, जब मुझे एक पहला सही मिल गया, तो जबकि हम एक सही विकल्प वाला ही पढ़ रहे हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा गलत होगा। लेकिन हमें चारों पढ़ने के बाद ऑप्शन लगाना है, टाइम कम लगे, इसलिए मैं दूसरे, तीसरे, चौथे को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप पढ़ के ही इसको आंसर लगाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ में क्या है? नीचे दी गई गैस प्रवस्था में प्रथम कोटि की विघटन अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो गैसियस
रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, गैसियस प्रोडक्ट में। ए टूट कर किस में बदल रहा है, बी और सी गैसियस में। तो ए के विघटन से पूर्व तंत्र का प्रारंभिक दाब पी आई है। क्या है, पी आई, या इसी को पी ओ लिख सकता है कभी कभी, पी आई की जगह पी ओ, इनिशियल प्रेशर या प्रेशर एट स्टार्टिंग। ठीक है। टी समय के पश्चात तंत्र का दाब x इकाई बढ़कर पीटी हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k को लिखा जा सकता है। तो आपको याद होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को वेग स्थिरांक, जब हम गैस लेते हैं, अभिकारक भी गैस हो और उत्पाद भी गैस हो, तो कौन सा फार्म यूज करते हैं, k बराबर 2.303/t लॉग पी इनिशियल अपान 2p इनिशियल माइनस पी टी। ठीक है। अब मैंने बताया पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर है, इसको कभी कभी पी ओ लेते हैं। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आर्नियर समीकरण के अनुसार। आर्नियर समीकरण अभी देख रहे हैं, के बराबर ए अपान आर टी। अभिक्रिया दर स्थिरांक के बराबर है। ठीक है, ये बात सच है। एल के और 1/t के मध्य ग्राफ को निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जो ये ग्राफ इनके बीच खींचा जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, किससे तुलना करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। अब ये इसका लॉग रूप हम पहले इसका ले लेते हैं, आर्नियर समीकरण का लॉग रूप फॉर्मल ले लेते हैं। तो इसका लॉग रूप लेंगे तो ln के बराबर माइनस ई ए अपान आर, ठीक है, इंटू 1/t प्लस ln ए। ठीक, ln ए। अब हम इससे तुलना कर लें, किससे तुलना कर लें, सीधी रेखा से, जो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पर क्या होगा, ln के, और x एक्सिस पर क्या होगा, x एक्सिस पर 1/t। दो चीज़ हो गया, y एक्सिस पर ln के, x एक्सिस पर 1/t। अब जो यम है स्लोप यानी प्रवणता है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। क्या है ये, इंटरसेप्ट। तो ऐसा, और ये प्रवणता जो है निगेटिव है, ये माइनस ये बाई आर टी जो निगेटिव है। निगेटिव के लिए मतलब ऊपर से आएगा, कैसे आएगा, ऐसे। तो किस ऑप्शन में ऊपर से नीचे आया है, देखिए पहले ऑप्शन में ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आया है, एक्स एक्सिस पे 1/t, वाई एक्सिस पे ln के, और ये जो डिस्टेंस है वो ln ए के बराबर है। तो यदि ये के पहले माइनस ई नहीं होता तो ये प्लस होता, तो कौन सा होता, ये भी दो वाला। लेकिन क्या है, ये के पहले क्या है, माइनस, इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के लिए स्ट्रेट लाइन्स ऊपर से नीचे आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्नियर समीकरण पर विचार कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो सही विकल्प पर निशान लगाने के लिए आर्नियर समीकरण, बार बार ये दो प्रश्न आ गए इससे, ई यानी के बराबर ए अपान आर टी। तो सही विकल्प पढ़िए, पहले चारों पढ़िए, तब सही विकल्प आप जान पाएंगे। अभिक्रिया स्थिरांक बढ़ती सक्रिय ऊर्जा और घटते ताप के साथ चर घातांक से बढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ताप को बढ़ना, सक्रिय ऊर्जा घटना, किस ऑप्शन में है उसको छांटना है हमें, क्योंकि अभिक्रिया जो स्थिरांक है, अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, स्थिरांक बढ़ेगा। और अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, जब सक्रिय ऊर्जा घटेगा, ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में नहीं है। अभिक्रिया स्थिरांक बढ़ती सक्रिय ऊर्जा, जैसे ही बढ़ती है सक्रिय ऊर्जा तो नहीं होगा। अभिक्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रिय ऊर्जा और घटते ताप, तो घटती सक्रिय ऊर्जा तो है लेकिन घटते ताप, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा है चौथा देखिए, अभिक्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रिय ऊर्जा और बढ़ते ताप के। देखिए दोनों चीज़ इसमें मिल गया, इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8 फिर से ग्राफिकल दिखाया जा रहा है। जिंक और तनु एसिल की अभिक्रिया में बनी हाइड्रोजन के आयतन और समय के मध्य ग्राफ 4.2 में दिया है। इसके आधार पर सही उत्तर निशान लगाइए। तो यहाँ देख रहे हैं, इधर टाइम दिया है सेकंड में 20, 30, 40, 50, और इधर वॉल्यूम दिया है V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। तो अब क्या है सही, इसके आधार पर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो विकल्प में क्या क्या है, 40 सेकंड पर औसत दर, 40 सेकंड पर औसत दर, 40 सेकंड पर औसत दर, 40 सेकंड तक औसत दर है। तो औसत दर क्या होता है, वैल्यूम में अंतर और टाइम टेकन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। तो समय अंतराल होना चाहिए, तो वैल्यूम कितना वृद्धि हो रहा है और उसका टाइम कितना लग रहा है। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में V3 माइनस V2, V3 से V2 जाएगा, ठीक है, और समय कितना लग रहा है 40 सेकेंड, जबकि समय अंतराल होगा तो टाइम भी अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो ये औसत नहीं है। और दूसरा 40 सेकेंड तक औसत दर है V3 माइनस V2 40 माइनस 30, ये 40 माइनस 30, जबकि 40वें सेकेंड तक पूछ रहा है, तो ये 40 माइनस 30, ये भी समय अंतराल नहीं है। 40वें सेकेंड तक औसत दर है, तो V3 अपान V4, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। औसत क्या हो जाएगा, दर है कि वैल्यूम में, यानी V फॉर वैल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन V3, और उसमें लगा समय 40 सेकेंड तक लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, औसत 40 सेकेंड तक औसत दर है।
ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है कि वेग समीकरण में क्या होता है कि उसमें भाग लेने वाले यानी अभिक्रिया का दर आर बराबर के, ए और बी। ठीक है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। अभिक्रिया का वेग मान लीजिए रेट बराबर क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो मान लीजिए रेट समीकरण है, क्या है, वेग समीकरण है। और इसमें जो सांद्रता ए और बी का ये तो मान लीजिए अभिकारक हैं, उसके सांद्रता का घातांक का योगफल। तो सांद्रता मान लीजिए एक्स, ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है। तो कोटि क्या होता है, कोटि बराबर हो जाएगा अभिक्रिया समीकरण में घातांकों का योगफल एक्स प्लस वाई। तो ये कोटि होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है कि किस ऑप्शन में ऐसा आपको कंडीशन मिल रहा है। अभिक्रिया की कोटि एक भिन्नात्मक हो सकती है, सही है, मतलब इसमें नहीं पूछा है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा किया जाता है, सही है। अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में अभिक्रियकों के स्टाइमेट्री गुणांकों का योग होती है, बिल्कुल गलत है, यानी ये सही नहीं है। जबकि चौथा है अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में, जो मैं रेट इक्वेशन बोल रहा था उसी को हिंदी में वेग व्यंजक में अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है। ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, यानी ये क्या है, गलत है, अर्थात इस प्रश्न के लिए सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न में क्या है, चित्र संख्या 4.2 पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 40वें सेकंड पर ताक्षणिक वेग नहीं दर्शाता। तो ताक्षणिक वेग क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में V5 माइनस V2, V5 मतलब 50 सेकेंड और V2, ये V2 पर कितना होना चाहिए, 30। तो ये औसत है। ठीक है, ताक्षणिक वेग नहीं दर्शाता है, तो ये तो दर्शा रहा है ताक्षणिक वेग। दूसरा देखिए V4, ठीक है, और इस पर टाइम कितना होना चाहिए, V4 पर टाइम V4 माइनस V2। तो इसमें देखिए V4 पर टाइम इसका है 50, V4 पर 50 और V2 पर कितना है, V2 पर कितना है 40। ठीक है, क्या है 40, V2 पर 40। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, V2 पर 30 दे दिया है, V2 पर कितना दिया है, 30 भी है। ठीक है, तो ये क्या है, V5 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, V4 की जगह क्या होना चाहिए, V5 होना चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम परिवर्तन है और टाइम परिवर्तन जो है अंतराल, वो क्या है, ताक्षणिक वेग को दर्शा नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो में आप कितने प्रश्नों को अपने से हल कर पा रहे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।